गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास पढ़ चुके थे, पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, गरीबी, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या है बताएंगे? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, गरीबी के दो प्रकार हमने पढ़े थे, कोई बताइएगा सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? सर, रिलेटिव गरीबी में वो होता है, कंपैरिजन होता है। हाँ, उसमें दोनों अमीर होते हैं, बस कंपैरिजन होता है उसमें। हाँ ठीक। एब्सोल्यूट में वही सबसे अमीर सबसे गरीब। एक्चुअल में जिसके पास बेसिक नीड जो पूरी नहीं कर पा रहा है वो क्या होगा, रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। ठीक। मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने पढ़ा था, कौन जारी करता है इसको? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। कब इन्होंने शुरू किया था? यूएनडीपी ने इसको जारी करना कब शुरू किया था? HDI के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले आपने बताया कि इसको कौन जारी करता है? UNDP। इसका फुल फॉर्म बताएंगे? डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ा था, ये जो HDI है वो 3 फैक्टर्स, 3 कारक के आधार पर जारी किया जाता है, या फिर 3 कारकों को स्टडी करके यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स थे? एक तो था शिक्षा, लिटरेसी रेट, दूसरा था हेल्थ, स्वास्थ्य, और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। कोई व्यक्ति किसी देश में अगर जन्म लेता है तो उसका जीवन जो है कितना लंबा होगा, इसको कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किस पर डिपेंड करता है? वहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली बेसिक फैसिलिटीज़ पर। ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे किस तरीके की है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ठीक। इसके बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ा था, क्रय शक्ति क्षमता के बारे में, परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी कि कौन है इसके जन्मदाता माने जाते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के? एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी का बताइएगा, और HDI के भी जन्मदाता, HDI का कॉन्सेप्ट देने वाले। एक तो हमने ये देख लिया, UNDP इसको जारी करता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, हाँ, एक इंडिया के व्यक्ति थे, महबूब उल हक, हाँ, और दूसरे व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। ठीक। ये था HDI के बारे में। उसी तरीके से PPP के बारे में हमने, इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक तो भारत की रैंकिंग और दूसरा किसने इसको शुरू किया था। PPP का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पीछे पलटो, GR कैसल ने। उसके बाद पॉवर्टी में लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक पढ़े थे हम लोग, लॉरेंज कर्व के बारे में पढ़ा था हमने पॉवर्टी में लास्ट मेरे ख्याल से आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी तक ही हुआ है, उसके आगे कुछ नोट किए थे? हाँ, अच्छा, बहुत सारे कमीशंस के बारे में। ठीक है। एक कमीशन बनाया गया था, गडगिल कमेटी। इन्होंने शहरी और ग्रामीण लाइफ को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी बताई थी। वैसे
हर एक जो कमेटी बनी है उसने क्या किया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने स्केल दिए हैं। इसमें सबसे पहले एक कमेटी हमने पढ़ा था गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर कैपिटा एक्सपेंस कितना बताया था, और शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी के लिए 25 और ग्रामीण के लिए 20। वैसे ही एक सुरेश तेंदुलकर समिति हमने पढ़ा था। सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में जो जो पॉइंट आपने नोट किया है सारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, ये कब आया था सुरेश तेंदुलकर समिति, 2009 में। इन्होंने जो स्केल दिया था उसमें कितने रुपए मासिक के बारे में बताया था ग्रामीण और शहरी में। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये। ये जो डिजिट दिया गया है ये किस हिसाब से दिया गया है, ये है प्रति व्यक्ति, प्रति माह या प्रतिदिन। ये जो संख्या दी गया है ये प्रति माह के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा जो 20 और 25 लिखा था हमने शुरुआत में, वो प्रति माह था प्रतिदिन था, प्रतिदिन। सबसे पहला जो गडगिल कमेटी के बारे में लिखा था वो वाला प्रति माह में था, ठीक है। बहुत पुरानी कमेटी थी, उस टाइम के हिसाब से 20-25 रुपये प्रति माह भी बहुत होता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, जो लेटेस्ट सुरेश तेंदुलकर की जो रिपोर्ट आज के टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है, वहाँ पे इन्होंने ये डिजिट दिया है 816 और 1000 रुपये। ये भी प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। चलिए कुछ और काम की चीज़ें नोट करते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में एक कर्व पूछा जाता है, लॉरेंज वक्र, इसी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से ही संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व। लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक। सबसे पहली चीज कि ये किस चीज के बारे में बात करता है, तो कभी भी एग्जाम में जनरली बस इतना पूछता है कि लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, गरीबी के आकलन से संबंधित है, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र के बारे में सबसे पहले हमको ये देखना है कि लॉरेंज वक्र ड्रॉ किस तरीके से किया जाता है, इसमें कौन कौन से स्केल्स हैं। उसके बाद इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है लॉरेंज वक्र से संबंधित गिनी गुणांक, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये दोनों ही गरीबी या पॉवर्टी से संबंधित हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंज वक्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको यह पता है कि कोई भी वक्र या कोई भी कर्व जब ड्रॉ किया जाता है तो उसको एक्स और वाई एक्सिस पे अलग अलग स्केल्स के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। जो गरीबी है या लॉरेंज कर्व जो बताया गया है कि किस हिसाब से ड्रॉ किया जाता है या इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ये बताया गया है कि देश की जनसंख्या और देश की कुल आय, इन दोनों के बीच ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाता है। किसके बीच में, देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे सामान्य जनसंख्या की नहीं बात की जाती है, ये एक विस्तृत या विशाल जनसंख्या को एक साथ लेकर के बात की जाती है। मतलब ये है कि परसेंटेज के टर्म्स में ये चीज़ बात की जाती है। वैसे ही आय भी, इनकम भी परसेंटेज के टर्म्स में बात की जाती है। पूरे देश की संपत्ति मान लीजिए 100% है, तो पूरे देश की जनसंख्या अगर 100% है, ये जो है जनसंख्या है, ये जो है संपत्ति है, तो ये कहा जाता है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास कितने % संपत्ति है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया 10% संपत्ति, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से करते करते यहाँ पे ये देश की कुल 100% संपत्ति हो गई। उसी तरीके से जनसंख्या का 10% हिस्सा, 20% हिस्सा, 30 करते 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 मान लीजिए ये 100% जनसंख्या हो गई। यहाँ पे अगर कोई देश में बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, ठीक है, आदर्श स्थिति है, तो कायदे से ये होना चाहिए
कि देश की 10% जनसंख्या के पास देश की 10% संपत्ति रहे, 20% जनसंख्या के पास 20% संपत्ति रहे, 30% जनसंख्या के पास 30% संपत्ति रहे, इसी तरीके से 100% जनसंख्या के पास 100% संपत्ति रहे। मतलब हर एक इंडिविजुअल को इक्वल संपत्ति मिले। पर क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? नहीं होता है। ठीक है, अगर एक ऐसा कर्व हम ड्रॉ करें जो कि आदर्श स्थिति को बताता है, मतलब हर एक व्यक्ति के पास इक्वल जो है पैसा है, इक्वल संपत्ति है उस देश की, वैसी कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन जो कि 45 डिग्री पे क्रॉस करता है, इस स्केल पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है। आदर्श स्थिति का मतलब क्या है कि देश की इक्वल पॉपुलेशन के पास उस देश की इक्वल आय है। इक्वल आय मतलब देश की 10% जनसंख्या के पास उस देश की 10% संपत्ति है, 20% के पास 20%, और इसी तरीके से जितने परसेंट आय उतनी % जनसंख्या के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि आदर्श स्थिति है, किसी भी देश में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए अब हम एक्चुअल कंडीशन देखते हैं कि किसी भी देश में वास्तव में क्या स्थिति है। अब मान लीजिए यहाँ पे देश की जो 10% संपत्ति है वो टोटल देश की 90% आबादी के पास है। भारत में जनरली ऐसा माना जाता है कि देश की जो 10% संपत्ति है वो देश की 90% आबादी के पास में मतलब इनके पास में उपस्थित है। ये हो गया देश की टोटल आय का 10% हिस्सा, और ये हो गया टोटल जनसंख्या का 90% हिस्सा। कहीं पे आपको 80, कहीं पे 90, इस तरीके से मिलेगा। मान के चलते हैं हम कि देश की 10% आय जो है वो 10% संपत्ति जो है वो 90% के पास में है, और 90% आय किसके पास में है? 90% संपत्ति पूंजी किसके पास में है? 10% जनसंख्या 10% लोगों के पास में है। ठीक है, अब ये जो कर्व है वो आपको ये बताता है कि एक्चुअल जो कंडीशन होनी चाहिए थी, जो आदर्श स्थिति थी, उससे कितना डिफरेंस है। हमारे देश की जो डिस्ट्रीब्यूशन है संपत्ति का, जो बंटवारा है या विभाजन है, वो इससे कितना डिफरेंस रखता है। ठीक है, ये जो था एक्चुअल या फिर आदर्श स्थिति था, आइडियल कंडीशन था, और ये जो है हमारे देश की एक्चुअल कंडीशन है, किसी भी देश की एक्चुअल कंडीशन है। ठीक, हमारे देश में क्योंकि कंपेरेटिवली पॉवर्टी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे देश में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। किसी देश में अगर मान लो डिफरेंस कम है, उस देश में ये जो डिफरेंस है, वो गैप है, वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लॉरेंज कर्व है क्या बताता है? उस देश की जनसंख्या और उस देश की आय के विभाजन के बारे में बताता है। कौन सा? लॉरेंज कर्व। ठीक, पहली चीज लॉरेंज वक्र क्या बताता है? उस देश की कुल जनसंख्या के बीच उस देश की कितने प्रतिशत आय बटा हुआ है। दूसरी चीज गिनी गुणांक। गिनी गुणांक भी बिल्कुल इसी तरीके से मतलब लॉरेंज कर्व से ही संबंधित है। गिनी गुणांक ये बताता है कि यहाँ पे जब आप ये स्ट्रक्चर या फिर ये आप कर्व जब ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको दो टाइप का यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने को मिलता है। पहला एरिया है ये वाला। मान लीजिए हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे, भारत में मान लीजिए ये स्थिति है। अब इसमें हमको दो टाइप का, यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम क्रिएट करें तो यहाँ पे दो टाइप का एरिया मिलेगा। ये है जो कि भारत की वास्तविक स्थिति है, और ये जो पूरी एक ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे किसी देश की संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास पूरी की पूरी उपस्थित है। ठीक है, ये जो कर्व है, ये इसमें जो अब आप एक डिफरेंस निकालेंगे किस तरीके से, देश की ये जो एरिया है यहाँ पे मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। यहाँ पे एक रेशो जब निकाला जाता है, देश की एक्चुअल कंडीशन क्या है और देश की एक्चुअल कंडीशन क्या हो सकती थी। ठीक है, इस रेशियो को कहा जाता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल तौर पे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो मैं उसको स्ट्रक्चर्ड वे में नोट करवाऊंगा। पर आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक दोनों ही पॉवर्टी या गरीबी से संबंधित है। लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज वक्र ये बताता है कि उस देश की जनसंख्या और उस देश की आय, टोटल आय के बीच में वितरण किस प्रकार का है। लॉरेंज वक्र में पहली चीज़ ये बताई जाती है कि किसी भी देश की आदर्श स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो एक्चुअल कंडीशन है वो आदर्श स्थिति से कितनी दूर है, इसको कहा जाता है लॉरेंज कर्व। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था इसको कहा जाता है लॉरेंज कर्व। ठीक,
तीसरी चीज यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि उस देश की जो टोटल आय है, मान लीजिए 100% आय है किसी एक व्यक्ति के पास है, ऐसी कंडीशन में जो वास्तव में उस देश की स्थिति होनी चाहिए थी और वास्तव में जो स्थिति है, उन दोनों के बीच का जो रेशो है, इसी को कहा जाता है गिनी गुणांक। ठीक, अब इसको थोड़ा सा शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है या फिर पहले जिन्होंने पॉवर्टी के बारे में नहीं पढ़ा था, इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा था, उनको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ सकता है। पर जिनको भी दिक्कत है वो दोबारा क्लास के बाद अगर उनको लगता है और समझने के लिए तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें आप नोट करेंगे। हाँ, वास्तव में किसी देश में क्या स्थिति है इसको बताता है ये ए। ठीक, और बी क्या बताता है, उस देश की जो कुल संपत्ति है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास उपस्थित है। ठीक, ये जो लाइन है टोटल 100% है। और अच्छा, 100% वाला क्या बता रहा है, यहाँ पे जो टोटल जनसंख्या का 100% हिस्सा है और टोटल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा, यहाँ पे 100% हिस्सा। ये जो है वो क्या कंडीशन था, एक्चुअल कंडीशन था, आदर्श स्थिति था। 100% आय जो है 100% आबादी के पास में होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में क्या है, ये जो ए है ये बता रहा है, ये जो एरिया है, ए वाला एरिया है, ये बता रहा है कि उस देश में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये बता रहा है कि उस देश में आबादी और आय के बीच में डिफरेंस किस तरीके का है। ठीक, इसको थोड़ा सा शब्दों में लिखिएगा, फिर मैं लिखने के बाद में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कई चीज़ें आपको लिखने से समझ में आएंगी। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसका प्रतिपादन मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। इसी में ही लास्ट में इसका ईयर भी लिख लीजिएगा, 1905, मैक्स ओ लॉरेंज 1905। में इसको प्रतिपादित किया गया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट है, इस वक्र में लोगों के बीच आय की विषमता का अध्ययन किया जाता है। इस वक्र में लोगों के बीच आय की विषमता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि जनसंख्या और आय का प्रतिशत एक समान है, इसका मतलब है कि 10% जनसंख्या 10% संपत्ति, 20% जनसंख्या 20% संपत्ति। यदि आय और जनसंख्या का प्रतिशत एक समान है तो ऐसी स्थिति को आदर्श स्थिति या आइडियल कंडीशन कहते हैं। ऐसी स्थिति को आदर्श स्थिति या आइडियल कंडीशन कहते हैं, आदर्श स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे x और y रेखा के मध्य, इसे x और y रेखा के मध्य 45 डिग्री के कोण से 45 डिग्री के कोण से रेखांकित किया जाता है।
आइडियल कंडीशन जो है उसको 45 डिग्री के एंगल से यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, 45 डिग्री के कोण से रेखांकित किया जाता है। इसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे, इसी लाइन में लिखिएगा, इसे पूर्ण समता रेखा, इसे पूर्ण समता रेखा, इसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता भी कहते हैं, या निरपेक्ष समता भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी देश की वास्तविक स्थिति, किसी देश की वास्तविक स्थिति आदर्श रेखा से दूर होती जाती है, किसी देश की वास्तविक स्थिति आदर्श रेखा से दूर होती जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कर्व आपने ड्रॉ किया था इसी के बारे में बात की जा रही है। ये था वास्तविक स्थिति और ये था आदर्श स्थिति और ये था वास्तविक स्थिति। किसी देश की वास्तविक स्थिति आदर्श रेखा से दूर होती जाती है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, वक्र जितना दूर होगा विषमता उतनी ही अधिक होगी। वक्र जितना दूर होगा, वक्र जितना दूर होगा विषमता उतनी ही अधिक होगी। ये जितना भी आपने लिखा है उसको एक बार पढ़िएगा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा एक बार फिर से। पढ़िए एक बार लास्ट वाला लाइन। इस वक्र की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। आइडियल कंडीशन से इसका डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा उस देश की विषमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ, ये आपका 100% जनसंख्या हो गया और ये आपका 100% वेल्थ हो गया। हाँ लास्ट जो 100% तक है हाँ, उसको A + B तक मानेंगे। ये वाला एरिया को A मानते हैं और इसको मान लीजिए B मानते हैं। तो ये जो पूरा आपका गिनी गुणांक है, जो रेशियो है, वो निकलता है A/A + B। छायांकित क्षेत्र ये वाला हो गया छायांकित क्षेत्र, ठीक है। और गैर छायांकित क्षेत्र, या फिर इसको हम अलग तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये वाला जो एरिया है इसको जो हमने B माना था, इस पूरे का, ये जो पूरे का एरिया है, टोटल एरिया, इससे डिवाइड करना होता है इस टोटल एरिया को। मतलब जो भी आपका लॉरेंज कर्व के अंदर जितना एरिया था उसको इस टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो आपकी आइडियल कंडीशन है, ये वाली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था, ये वाली आइडियल कंडीशन थी और ये उस देश की एक्चुअल कंडीशन है। ठीक है, ये जो है आइडियल कंडीशन है,
100% जनसंख्या के पास 100% वेल्थ है, और वो वेल्थ किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में। 10% जनसंख्या 10% की आबादी के पास में 20%, 20% जनसंख्या के पास में 20% संपत्ति। इस तरीके से जो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल बनता है ये आपका बताता है कि ये किसी देश के लिए आइडियल कंडीशन है। और ये जो कर्व है ये इस आइडियल लाइन से जितना डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाता है, इसको माना जाता है कि ये जो है वो आपका विषमता रेखा कहा जाता है। इसको जो नाम दिया जाता है विषमता रेखा। अच्छा, आप कहीं पे ना ये इसको ड्रॉ करिएगा और इसमें जो लाइन्स का नाम है उसको भी नोट कीजिएगा। हाँ, गिनी गुणांक का कॉन्सेप्ट एक अलग वैज्ञानिक ने दिया था। उनका जो बेस था, मेथड था, वो लॉरेंज कर्व पे ही बेस था। ठीक है, गिनी गुणांक के बारे में हम आगे लिखेंगे। पहले आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाला कर्व ड्रॉ कीजिएगा। इसमें कुछ कुछ नाम है, उसको भी वहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक, इस एक्सिस को एक अलग नाम दिया गया है, इस एक्सिस को एक अलग नाम दिया गया है, इन सभी को अलग नाम दिया गया है। मैं यहाँ पे ABCD लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलते जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक, ये कर्व जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद वाई एक्सिस पे लिखिएगा देश की कुल आय। वाई एक्सिस जिसको मैंने ए नाम दिया है, इस पे आप लिखिएगा देश की कुल आय। और एक्स एक्सिस जिसको मैंने यहाँ पे बी नाम दिया है, इसका आप नाम लिखेंगे, इसमें लिखिएगा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या। उसके बाद में सी वाले लाइन का नाम लिखिएगा पूर्ण समता रेखा। सी वाले लाइन को लिखिएगा पूर्ण समता रेखा। पूर्ण समता रेखा। और लास्ट में डी वाला जो एक्चुअल में जो कर्व है उसका नाम लिखिएगा लॉरेंज कर्व। इसका नाम लिखिएगा लॉरेंज कर्व। और इसी का ब्रैकेट में लिखिएगा विषमता रेखा। विषमता रेखा। ठीक, ये था देश की कुल आय, ये था देश की कुल जनसंख्या, ये है आपका सी नंबर जो है, इसको क्या लिखा था हमने, वास्तविक सॉरी आइडियल कंडीशन या आदर्श स्थिति। और लास्ट वाला डी ऑप्शन जो है वो विषमता रेखा, या इसी को कहा जाता है आपका लॉरेंज कर्व। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गिनी गुणांक। गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक। गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए पहले। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रतिपादन कोरेडो गिनी के द्वारा, इसका प्रतिपादन कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में किया गया।
इसका प्रतिपादन कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में किया गया। ठीक, लॉरेंज वक्र पहले दिया जा चुका था, लॉरेंज कर्व के बारे में पहले बताया जा चुका था, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था आपका गिनी गुणांक। ठीक है, इसको नोट करेंगे। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य आय की विषमता को आंकिक रूप में प्रदर्शित करना था, डिजिट फॉर्म में। इसका उद्देश्य आय की विषमता को आंकिक रूप में प्रदर्शित करना था। ठीक, रेशो को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ डिजिट मिल जाएगा, तो डिजिट फॉर्म में देने का उद्देश्य था गिनी गुणांक का, जबकि लॉरेंज कर्व कोई डिजिट्स के बारे में बात नहीं करता था, उसने सिंपली एक कर्व बताया था, एक वक्र बताया था, इस तरीके से आंकिक रूप में प्रदर्शित करना था। ठीक, उसके बाद में गिनी गुणांक के नोट्स के आगे आप यही कर्व एक बार फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वाला कर्व एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे और इसमें कुछ पोर्शन को आपको शेड करना है। दोनों को अलग अलग पैटर्न में शेड कर दीजिएगा इस तरीके से। लॉरेंज कर्व वाला एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे और दोनों को अलग अलग पैटर्न में शेड कीजिएगा, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आता रहे। और दोनों को इस तरीके से अलग नाम दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये फॉर्मूला लिखिएगा, गिनी गुणांक इज इक्वल टू A/A प्लस B। और इसको अगर शब्दों में लिखना है, इसी फॉर्मूले को अगर शब्दों में लिखना है तो लिखिएगा सबसे पहले गिनी गुणांक बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। गिनी गुणांक बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे समता रेखा के नीचे का पूरा क्षेत्रफल, बटे समता रेखा के नीचे का पूरा क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे समता रेखा के नीचे का पूरा क्षेत्रफल। अब नोट करके कुछ ऐसे बिंदु लिखेंगे जहां से सीधे सीधे आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपको यही मिलेगा। मान लीजिएगा कि ये कर्व आपको दे देगा और पूछेगा ये किस प्रकार का कर्व है। बहुत सारे अलग अलग कर्व आपको पढ़ने हैं। एक कर्व हमने पढ़ा है आपके डिमांड एंड सप्लाई का, एक कर्व हमने पढ़ा है। ये आपका सेकंड कर्व हो गया। इकोनॉमी में हम ये सेकंड कर्व पढ़ रहे थे आपका लॉरेंज वक्र के बारे में। एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि मान लीजिए एक कर्व आपको ड्रॉ करके दे देगा और ये पूछेगा कि ये जो नीचे निम्नलिखित वक्र दिया गया है, ये वक्र किस चीज़ का वक्र है।
ठीक है, गरीबी का वक्र है, बेरोजगारी का वक्र है, आय व्यय का वक्र है, या फिर डिमांड एंड सप्लाई का वक्र है। ठीक, एक कर्व दे देगा और उसका नाम पर्पस पूछेगा कि किस प्रकार के पर्पस को सर्व करता है। दूसरी चीज़, ये वक्र किसने दिया था। तीसरी चीज़ है, या जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लॉरेंज वक्र के बारे में, इसको नोट करेंगे। हाँ हाँ मैम, ए एरिया का नहीं, मतलब जिन्होंने इसको सॉल्व करके बताया है उन्होंने इसको यही नाम दिया था, छायांकित भाग या शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब है विषमता। ये जो शेडेड एरिया है, हालांकि शेडेड एरिया दोनों है, उसको हमने अपने सहूलियत के लिए इसको शेड किया है। इसको शेड एक्चुअल में नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ इस तरीके से शेड ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जब गिनी गुणांक बताया गया था उसमें ये बताया गया शेडेड एरिया का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे ये जो एरिया है वो सिर्फ विषमता वाला क्षेत्रफल है, और ये जो पूरा आपका क्षेत्रफल है ये किसका है, ये आइडियल कंडीशन का क्षेत्रफल है। ठीक, आदर्श स्थिति वाला क्षेत्रफल है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला कंडीशन लिखिएगा नोट करके, गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य, गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 और न्यूनतम मूल्य 0 हो सकता है। न्यूनतम मूल्य 0 हो सकता है। ठीक, एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका, गिनी गुणांक का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कितना हो सकता है। ठीक, जब ये जो इक्वेशन है, ये रेशियो है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमेशा आंसर 1 से 0 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। हाँ मैम, हाँ, मान लीजिए a प्लस बी का मान 0 है, ऐसी कंडीशन में, हाँ सॉरी, a का मान 0 है, मान लीजिए a का मान 0 है, इसका मतलब ये है कि a और b जो है वो इक्वली इसी लाइन पे दोनों समता रेखा की बात की जा रही है। हाँ, आइडियल कंडीशन को यहाँ पे बताया गया है कि 0 हो सकता है करके, नहीं होता है, किसी भी देश में नहीं होता है। मैथमेटिशियंस का काम यह है कि आइडियल कंडीशन को सोच के रखना, किसी देश में अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, होता किसी भी देश में नहीं है। हाँ, लॉरेंज कर्व देने के बाद में ही गिनी गुणांक आया था, उसको और सिंप्लीफाई, लॉरेंज कर्व में सिर्फ ये बताया गया था कि वक्र का डिस्टेंस एक्चुअल जो आइडियल कंडीशन है उससे कितना डिस्टेंस है, वहाँ पे कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दिया गया था। ये जो फार्मूला है, जो रेशियो है, वो गिनी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको गिनी गुणांक कहा जाता है। ठीक है, वक्र आया था 1905 में और ये कब आया था, 1912 में आया था। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यदि गिनी गुणांक का मान, यदि गिनी गुणांक का मान 0 है, यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो समाज में आय का बराबर वितरण होगा। समाज में आय का बराबर वितरण होगा। और यदि इसका मान 1 है, यदि इसका मान 1 है तो एक व्यक्ति के पास देश की पूरी आय केंद्रित होगी। यदि इसका मान 1 है तो
एक व्यक्ति के पास देश की पूरी आय केंद्रित होगी। ठीक, गिनी गुणांक के बारे में ये 2 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इसमें इसको याद रखिएगा कि 0 होने पर क्या होगा और 1 होने पर क्या होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, 0 कब होगा जब आइडियल कंडीशन है, और मैक्सिमम 1 कब होगा जब सबसे ज़्यादा विषमता वाली कंडीशन होगी, एक व्यक्ति के पास देश की पूरी आय वहाँ पे बटी हुई होगी, या बटी नहीं होगी, पूरी की पूरी आय केंद्रित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे जनरली एक प्रश्न बनता है कि ये गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है। यहाँ पे एक साइकिल है, दुष्चक्र ये बता रहा है एक साइकिल है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट किस कंडीशन में, मान लीजिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस स्टेप्स को अगर क्रॉस करके उससे अलग नहीं हो पा रहा है तो वो इसी लूप में फंसा रहेगा। यही चीज़ बताया जा रहा है गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए समाज में सबसे पहले बच्चे का अगर मान लीजिए जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाई। ठीक है, अब मान लीजिए वो बच्चा जो है वो, क्योंकि उसको बचपन में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिले, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो वो बच्चा जो है वो बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह गया। बौद्धिक रूप से कमज़ोर। अब क्योंकि ये बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह गया है, हो सकता है कि इसको प्रॉपर एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आए। अब क्योंकि इसको प्रॉपर एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सामान्यतः बेरोजगारी फेस करेगा। ये जो बच्चा है जिसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया है, ये बेरोजगारी फेस करेगा। बेरोजगारी की वजह से इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मान लीजिए इसकी शादी होती है, इसके बच्चे होते हैं, वो फिर से पॉवर्टी के जाल में फंसेंगे। किस तरीके से, मान लीजिए ये अपने बच्चों को फिर से सही एजुकेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास बेरोजगारी है, पैसे हैं नहीं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगा, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, और इसका जो पूरा जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, वो भी वापस से इसी ट्रैप में फंसी रहेगी। ये जो व्यक्ति है बेरोजगार है, बेरोजगार होने की वजह से अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। एजुकेशन नहीं मिलने से जो नए बच्चे का जन्म होगा वो भी मान लीजिए कि बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह गया, वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएगा, वो भी बेरोजगार रह जाएंगे। इस तरीके का ये जो साइकिल है, इसको कहा जाता है गरीबी का दुष्चक्र। और एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए इस साइकिल में बहुत सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए गरीबी से शुरुआत करते हैं, कोई व्यक्ति गरीब है, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वर्तमान में गरीबी फेस कर रहा है। उस गरीब के घर किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह गया, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगा, बेरोजगार रह जाएगा। ठीक है, उसके बच्चों को आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हटा सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। बेरोजगारी की वजह से वो व्यक्ति फिर से गरीब रह गया। बेरोजगारी की वजह से वो जो नया व्यक्ति था वो गरीब रह गया। उस गरीब के घर में फिर से किसी बच्चे का जन्म हुआ, बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह गया क्योंकि फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, वो जनरेशन भी बेरोजगार रह जाएगी। उस बेरोजगारी की वजह से वो गरीबी फेस करेगा, उसके घर फिर से किसी का जन्म होगा। ये जो साइकिल है हमेशा चलता रहेगा जब तक कि इनमें से कोई भी एक स्टेट यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। मान लीजिए कि उसके यहाँ फैमिली ख़त्म हो गई, किसी का जन्म ही नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति ख़त्म, गरीबी ख़त्म। वह जैसे कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का मतलब था गरीब को ही हटा दो। ठीक, दूसरी तरफ मान लीजिए सरकार इसमें अब इंटरफेयर करना शुरू करती है। किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब क्योंकि ये गरीब व्यक्ति पर्सनली कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकार जब हस्तक्षेप करेगी किस किस चीज़ के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि किसी व्यक्ति को अगर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो समय पे वो हॉस्पिटल पहुँच पाए।
ठीक, ऐसी कंडीशन में अब ये वाला जो फेज था वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गरीब के घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, सरकार के प्रयासों की वजह से क्या हुआ, अब वो बौद्धिक रूप से सक्षम रह पाएगा। अब यहाँ पे सरकार फिर से इंटरफेयर करेगी एजुकेशन के लिए, ठीक है, सरकारी स्कूल यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। ठीक, अब इस स्कूल की वजह से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। दूसरी तरफ इस बेरोजगारी को एलिमिनेट करने के लिए सरकार फिर से कुछ स्कीम चलाएगी, जैसे कि आपका मनरेगा। ठीक, मनरेगा में वो जो भी इनकम करेगा उसमें से कुछ सेव करेगा। धीरे धीरे ये जो जनरेशन है वो पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकलती जाएगी और इसकी जो जनरेशन है वो अब पिछली जनरेशन से और धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। तो ये जो काम था बेरोजगारी के दुष्चक्र को तोड़ने का, ये जनरली किसी भी देश में सबसे पहले सरकार का काम होता है। ठीक, और सरकार जब इंटरफेयर करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था, हमने 3 व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। एक था सबसे पहले पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था में यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो फैक्ट्री का ऑनर है, जो पूंजीपति है, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। उसको मतलब नहीं है कि उस देश में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति गरीब रह गया है, एजुकेशन नहीं मिल पाई है या फिर बेरोजगार रह गया, उसको इससे मतलब नहीं है। पूंजीपति को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसका फैक्ट्री में काम करने वाले लोग टैलेंटेड हैं या नहीं है, यूजफुल वर्कफोर्स है या नहीं है, और उसको लाभ कमा करके दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था जो है वो बहुत कारगर नहीं रहती है। ठीक, कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था यहाँ पे हमने देखा था, किसी भी देश में सरकार जब इंटरफेयर करना शुरू करती है अपने जनता को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। हालांकि ये भी बहुत अच्छा मेथड नहीं है, पर एक हिसाब से जब जिस देश में गरीबी ज़्यादा है उस देश के लिए, उस देश की ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए ये बेहतर कंडीशन है। सबसे बेहतर क्या है? मिश्रित व्यवस्था। वर्तमान में देखा जाए तो हर एक देश लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा ट्रीट किया करता है अपने देश के नागरिकों को। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ खराबी बता पाएंगे? अच्छाई तो हमने देख लिया, जहाँ जहाँ पे व्यक्ति कमज़ोर पड़ रहा है वहाँ वहाँ पे सरकार इंटरफेयर करेगी और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्या, कुछ कमियाँ हैं? कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो कि गरीब पैदा हुआ है, क्योंकि उसको पता है सरकार उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है, तो वर्तमान जैसी कंडीशन हो जाती है, किसी व्यक्ति को 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल मिल रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, तो वो कंपटीशन वाले मार्केट में कंपटीशन वाला काम कर ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ और क्या कमियाँ हो सकती है? जैसे ही लोग वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, जिस देश में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उस देश के लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने आप को स्किल्ड करने के लिए, उस देश का डेवलपमेंट ज़्यादा होते चले जाता है। और क्या कमी हो सकती है समाजवादी व्यवस्था की? सरकार पर खर्च का दायित्व बढ़ता है, खर्च करने का बोझ यहाँ पे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा खर्च व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे की सारी फैसिलिटी सरकार को देनी है। बच्चे का जन्म हुआ उसको मेडिकल फैसिलिटी देनी है, बड़ा हुआ उसको एजुकेशन देना है, कुछ प्रॉब्लम हुई, मेडिकल इमरजेंसी हुई, सरकार को उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है। बड़ा हुआ फिर से कॉलेज में गया, कॉलेज की व्यवस्था करनी है। बेरोजगार रह गया तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलानी है। मरने की कगार पे आ गया, फिर से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, हॉस्पिटल फैसिलिटी देना है। और मान लीजिए अंतिम समय में अगर वो शमशान पहुंच गया है और उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो भी सरकार को खर्च करके इसका अंतिम संस्कार करवाना पड़ता है। ठीक, तो समाजवादी व्यवस्था की कमी यह है कि सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरकार को कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं, ये समस्या हो जाती है समाजवादी व्यवस्था में। इसीलिए सबसे बेहतर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब इसमें हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब समाजवादी अर्थव्यवस्था का इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ, आप शायद अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में जो हेल्थ और एजुकेशन है वो पूंजीवाद की वजह से नहीं है। वहाँ पे पूंजीवाद आने के बाद जैसे जैसे लोगों का कह सकते हैं कि उनके पास कैपेसिटी बढ़ी खर्च करने की, उन्होंने अपने वेलबींग के लिए, खुद को स्किल करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे खर्च किया? एजुकेशन में। जैसे जैसे वहाँ के लोग एजुकेटेड होते चले गए, वैसे वैसे वहाँ पे बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी। देश में अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है, सबसे पहली चीज़, देश में अगर पूंजीपति हैं टैक्स पे करेंगे, पैसा ज़्यादा आएगा। सरकार के पास खर्च करने के लिए उनके पास टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार के पास पैसे ज़्यादा इकट्ठा होंगे। ठीक है, किससे? टैक्स से।
टैक्स के पैसा जो टैक्स का जो पैसा है वो सरकार के पास इकट्ठा होगा। अब सरकार उसको इकट्ठा करके तो नहीं रखेगी, ठीक है, पैसे का वैल्यू तब है जब आप उसको कहीं कहीं इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक। अब सरकार के पास ये चैलेंज है कि कहाँ खर्च करे, तो सरकार अब वहाँ खर्च करेगी जहाँ पे वो अपने लोगों को एक संपत्ति में, एक पूंजी में कन्वर्ट कर सके। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वहाँ के आम पब्लिक को संपत्ति के रूप में कैलकुलेट किया जा सकता है? तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, यही सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी सेक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर सरकार खर्च करती है, उस देश की जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए संपत्ति का काम करती है, ठीक है। चलिए गरीबी के दुष्चक्र में कुछ पॉइंट्स नोट करना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे गरीबी का दुष्चक्र और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका सिद्धांत प्रोफेसर रैगनर नक्स या रैगनर नक्से, इंग्लिश में इसका जो स्पेलिंग है उसको कहीं पे नक्स या कहीं पे नक्से प्रोनाउंस किया जाता है, रैगनर नक्से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या यह सिद्धांत प्रोफेसर रैगनर नक्स ने दिया था। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे या फिर इस पूरे पॉइंट को ही इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसका मतलब यह है कि गरीबी का कारण उसकी गरीबी ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अच्छा नेक्स्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा जिसमें आप कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया था उसी में ही कुछ पॉइंट्स आप एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। एक साइकिल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स, बुक में मैं जो बता देता हूँ आपको कितने पॉइंट्स हैं। आठ इस तरीके से पॉइंट्स के लिए स्पेस रखिएगा, इन सभी में एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। इस तरीके से 8 पॉइंट का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 8 पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे लिखें, इसको इस तरीके से एरो बना करके आप बाहर लिख सकते हैं। इससे यहाँ पे 8 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा गरीबी। शुरुआत, इस साइकिल की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। हम मान रहे हैं कि उस देश में उस जो व्यक्ति है, जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो कि गरीबी के ट्रैप में फंसा हुआ है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब है। गरीबी। सेकंड पॉइंट है संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है आय में कमी। आय में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है बचत में कमी। बचत में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश में कमी।
निवेश में कमी, इन्वेस्टमेंट, निवेश में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों में कमी। हमें आर्थिक गतिविधियां मतलब क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इसीलिए बैंकों में या सरकार के पास पैसा नहीं होगा और सरकार जो है वो वापस से कहीं पे आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन नहीं दे पाएगी। ठीक है, सरकार अपने पास जो पैसा होता है उसी से ही आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। सरकार के पास अपना तो पैसा खुद का होता नहीं है। ठीक, आर्थिक गतिविधियों में कमी। कितने पॉइंट्स हुए? 6। नेक्स्ट लिखिएगा, सरकार द्वारा निवेश में कमी, सरकार द्वारा निवेश में कमी, और लास्ट पॉइंट लिखिएगा मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जिसकी वजह से वो व्यक्ति फिर से गरीब रह जाएगा, फिर से संसाधनों का अभाव रहेगा, फिर से वही आय में कमी, उसके बाद में बचत में कमी, इन्वेस्टमेंट में कमी, वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैंने गरीबी के दुष्चक्र का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा था, ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, सरकार किस तरीके से इसको देखती है। एक इंडिविजुअल के वजह से सरकार भी प्रभावित होती है, ये चीज़ इस चीज़ में बताई, ये चीज़ आपने जो ड्रॉ किया है इस चक्र में बताया है। ठीक, इसको कहा जाता है गरीबी का दुष्चक्र। हर एक व्यक्ति अपना अपना थोड़ा सा इनकम जो है वो सेव अगर करता है और सेव करने के बाद इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए बैंक्स में हर एक व्यक्ति कुछ रोजगार कर रहा है तो आय अर्जित करेगा, आय अर्जित करेगा तो कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ बचत करेगा, कुछ बचत करेगा तो उस बचत को अपने पास रख के बहुत फ़ायदा नहीं दिखता किसी को। ठीक, अब उसको क्या करेगा, कहीं पे निवेश करेगा। निवेश जनरली एक सामान्य व्यक्ति SBI में निवेश करता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति को सबसे ज़्यादा SBI पे भरोसा होता है और SBI किसका है? सरकार का। सरकारी बैंक है, सरकार का या तो SBI में करेगा या तो पोस्ट ऑफिस में करेगा या सहकारी बैंक में करेगा। इन सभी मेथड से सरकार के पास पैसा पहुंचता है। सरकार के पास जब बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा अमाउंट करते हुए सरकार के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तब वो वेलफेयर स्कीम्स में इन पैसों को लगाती है। वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स में इन पैसों को लगाती है। वेलफेयर स्कीम्स का मतलब फिर से वही हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों में। और एक देश के किसी सामान्य व्यक्ति को ये सारी फैसिलिटी मिलने लगती है उसके बाद उसका ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, ये था एक छोटा सा पॉइंट गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। अब इसमें से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ था गरीबी का सिद्धांत किसने दिया था? रैगनर नक्स ने, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट आपने लिखा था गरीब व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयास। भारत में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयास। हो गया। अब इसमें काफ़ी सारे स्कीम्स और उनके डेट आपको नोट करते चलने हैं, एक सीक्वेंस में नोट करते चलिएगा। हेडिंग डाल दिए सभी, भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयास। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा,
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IRDP। कई बार आपको सीधे सीधे इस तरीके का एक्रोनिम देकर और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हिंदी में तो इसको कहा जाता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1983, ठीक है, किस वर्ष आया था? 1983 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1983। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989, 1989। 79 है कि 89 है? 89, 79 मतलब 79। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। नेक्स्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना सन 2000। नेक्स्ट मनरेगा, मनरेगा 2006, 2005-06 इस तरीके से वित्तीय वर्ष को लिख लीजिएगा 2005-06। मनरेगा 2005-06। अब इसमें से 2-3 पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। एक तो था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और मनरेगा, ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और कंटिन्यू करना है। मनरेगा के बाद लिखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 2011। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, कब आया था? 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। बताओ जन धन योजना में क्या होता है? ज़ीरो बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है। वहाँ पे प्रयास ये था कि हर एक परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट क्यों होना चाहिए था? 15 लाख देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में ही आए, इस वजह से। अब सब्सिडी क्यों मिलता था? फिर से एक साइकिल शुरू हो जाता है।
क्यों पूछते जाएंगे तो एक साइकिल शुरू हो जाता है। जन धन योजना क्यों लाया गया था? ताकि हर एक फैमिली का एक बैंक अकाउंट, हर एक फैमिली में कम से कम एक बैंक अकाउंट खोला जा सके। हालांकि बाद में हर एक व्यक्ति के लिए खोला गया। और बैंक अकाउंट क्यों खोला गया सबसे के लिए? ताकि उस फैमिली के लिए जो सरकारी स्कीम्स चल रही हैं उसका सब्सिडी उनके खाते में सीधा दिया जा सके। सब्सिडी किस प्रकार का? अगर किसी व्यक्ति को खाद्यान्न सब्सिडी मिल रहा है, या फिर गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी मिल रहा है, या फिर कहीं पे अगर बिजली के लिए सब्सिडी मिल रहा है। हालांकि ये जो सब्सिडी है आज के टाइम पे इसको घटा करके ही दे दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में कॉन्सेप्ट ये था कि बिजली का बिल आप पूरा पे करेंगे, बाद में जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जो सब्सिडी का पैसा है केवल गैस का आता है, बाकी का पूरा पैसा जो है वो काट के हमको जो प्राइस पे करना है वही प्राइस हम पे करते हैं। गैस सिलेंडर में क्या है, सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसी चीज़ के लिए ये बैंक अकाउंट खोला गया था। ठीक, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था बैंक अकाउंट खोलने का, ये था देश के ऐसे बहुत लोग थे जिनके पास अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तो वित्तीय साक्षर बनाने के लिए सभी को कम से कम घर में एक पासबुक रहेगा तो पता चलेगा कि बैंक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, अकाउंट किस तरीके से खोलना है, पैसे कहाँ पे डालने हैं। ये जो है वित्तीय साक्षरता, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बैंक अकाउंट खोलने की जद्दोजहद की गई थी। ठीक है, अब ये जनधन योजना में क्या क्या रखा गया था? वैसे सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि 0 रुपये में आपका बैंक अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, कोई भी मिनिमम अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ठीक, इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे लिंक कराना ज़रूरी है, जिसका मिसयूज़ हमको नोटबंदी के टाइम पे भरपूर देखने को मिला। ठीक, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, इसके बाद में लिखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। सन 2020। ठीक, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थे। वैसे स्कीम्स बहुत सारे हैं, पर हर एक स्कीम को आप यहाँ पे इस लिस्ट में मेंटेन ना करके, हम जब 5 ईयर प्लान पढ़ रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आपको, और वहाँ पे हर एक फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपके पॉवर्टी वाले टॉपिक में लगभग इतनी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके स्कीम से पूछे गए हैं कि कौन सी स्कीम कब चलाई गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही एक प्रश्न पूछा है, आय का वितरण मापा जाता है इनमें से कौन से कर्व से, कौन से वक्र के द्वारा आय का वितरण मापा जाता है? लॉरेंज कर्व। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं फिलिप कर्व, लॉरेंज कर्व, मार्शल वक्र या लाफर कर्व, लाफर वक्र। इसमें लॉरेंज कर्व के द्वारा आपका आय का वितरण मापा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक टेबल हमने जो ड्रॉ किया था बहुत सारी कमेटीज से, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, रंगराजन समिति के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में कितना खर्च प्रतिदिन बताया गया है? रंगराजन समिति के हिसाब से प्रतिदिन कितना खर्च बताया गया है? पर मंथ है, प्रति माह है उसको, हाँ ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप डिवाइड करके, तो आपका पर डे का खर्च निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पे पर डे पूछा गया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा है, निर्धनता या पॉवर्टी किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक, आर्थिक या बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, या इनमें से कोई नहीं? सामाजिक है, आर्थिक है या मल्टी डायमेंशनल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? पॉवर्टी या गरीबी किस प्रकार की समस्या है?
आर्थिक समस्या है। अभी हमने गरीबी का दुष्चक्र पढ़ा था, उसमें ये आर्थिक के साथ साथ इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि गरीब है, और वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाई हैं समय पे। एजुकेशन नहीं मिल पाया, हेल्थ केयर नहीं मिल पाया, या फिर सरकार की सहायता नहीं मिल पाई अलग अलग चीज़ों के लिए। इसीलिए यहाँ पे गरीबी को पूरे विश्व भर में ये माना जाता है कि गरीबी जो है वो बहुआयामी चैलेंज है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, गरीबी बहुआयामी प्रॉब्लम है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। गरीबी सिर्फ आर्थिक वजह से गरीब नहीं होता है कि मतलब उसके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है उसके तह पर जब जाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशन खुलने शुरू हो जाते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है, अच्छा ये बीएड डीएड टाइप का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस चाहिए जिसके लिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो सामान्य रूप से पीएससी व्यापम के सारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिनसे जो कि आपको देख के जिनका लेवल आपको थोड़ा सा लगेगा कि इस लेवल का हमने क्लास में नहीं पढ़ा है। वो जो क्वेश्चन होते हैं कई बार प्रोफेसर लेवल के एग्ज़ाम हो गए, प्रोफेसर लेवल के जो एग्ज़ाम हो गए, ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या फिर इकोनॉमिस्ट, अगर सरकार को इकोनॉमिस्ट हायर करने होते हैं तो भी अलग जो एग्ज़ाम करवाती है पीएससी के थ्रू, ऐसे जो एग्ज़ाम के प्रश्न हैं वो आपके रेंज से बाहर होंगे और ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। हमारे अध्ययन का हिस्सा जो होता है वो सामान्य अध्ययन है, हालांकि बहुत सामान्य नहीं रह जाता है, पर फिर भी इस लेवल के क्वेश्चन हमको नहीं पूछे जाते हैं, प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा, पर इस लेवल के क्वेश्चन से हम बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तैयारी के दौरान इससे कम बचें।